नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जेएसएससी के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं झारखंड इतिहास के संदर्भ में, उन सभी टॉपिक को एक एक करके हम लोग इस वीडियो सीरीज में समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे इतिहास को 3 भाग में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जिसमें हम लोग प्राचीन काल और मध्यकाल समाप्त कर चुके हैं। अगर हम लोग प्राचीन काल के संदर्भ में देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें नामकरण देखा, उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना, फिर धार्मिक आंदोलन के बारे में हम लोग देखे कि कैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का झारखंड में क्या क्या प्रभाव रहा था। फिर भारतीय राजवंश का मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल में झारखंड से इन लोगों का क्या संपर्क रहा है, वो चीज हम लोग देखे। फिर क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम लोग देखे कि कैसे पलामू का रक्षील वंश था, सिमुम का सी वंश था, नागवंश था, है ना। ये सब सारा वंश को एक एक करके हम लोग समाप्त किए, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था उसको हम लोग समझे। उसके बाद हम लोगों ने मध्यकालीन झारखंड की ओर ध्यान दिया, और मध्यकालीन झारखंड को 4 भाग में हम लोग बांट के पढ़ते हैं: पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल, मुगल काल और परवर्ती मुगल काल। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो महत्वपूर्ण फैक्ट था वो चीज आपको बताया गया। और अंतिम में हम लोग अभी जो पहुंचे हैं वो हम लोगों का तीसरा सेक्शन है, जो कि झारखंड का आधुनिक इतिहास है। इस आधुनिक इतिहास में जो सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक था झारखंड में अंग्रेजों का आगमन। तो अंग्रेजों का आगमन हम लोग देख चुके हैं, और उसके बाद जब इनका आगमन होगा तो यहाँ पे ये लोग आएंगे और यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार और शोषण करेंगे, और इसी अत्याचार और शोषण के खिलाफ यहाँ के लोगों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाएगा। और उसी विद्रोह को एक एक करके यहाँ हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इन सब विद्रोह से किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और किन तरह से प्रश्न आ भी सकते हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जाएगा, क्योंकि थंबनेल में भी आपको दिखाया गया है या लिखा हुआ है कि ये रिवीजन थ्रू माइंड मैप है, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वही चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी आपके पास सोर्स होगा, उसमें आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष था, उसमें सबसे प्रथम विद्रोह जो था ढाल विद्रोह था, चुआर विद्रोह, फिर चेरो और घटवाल, ये 4 विद्रोह पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। उम्मीद करते हैं सारे वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे। अगर कोई वीडियो आपसे छूट जाता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, एक ही प्लेलिस्ट में आपको लगातार सारा वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देखिए और आपका हर एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से कभी भी आप प्रश्न बनाइएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका ज्यादातर प्रश्न जो है वो उम्मीद करते हैं वो बन ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था उसमें अगला कौन कौन सा महत्वपूर्ण विद्रोह था, और उससे किस तरह के फैक्ट हमको मिलते हैं, कहाँ जहां जहां से आपका प्रश्न पूछा गया था और कहां से पूछा जा सकता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे पढ़ते हैं ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष। तो आज का जो पहला हम लोगों का टॉपिक होगा संघर्ष में, वो पहाड़िया विद्रोह होगा। तो पहाड़िया विद्रोह को एक एक करके हम लोग जानते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण है, किस चीज को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह का अगर समय देखिएगा तो आपको दिया गया है 1772 से लेकर 1782। तो ये काल आपको पूछा जाता है कि कब ये विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह का जो टाइमलाइन है वो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि लगभग 72 से 82 यानी कि 10 वर्षों तक ये पहाड़िया विद्रोह आपका चला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये विद्रोह किधर हुआ था। तो ये संथाल परगना का नाम ही है पहाड़िया। तो राजमहल का जो पहाड़ी है उस इलाका में आपको देखने को मिलेगा साहेबगंज, पाकुड़, ये जो इलाका है जहाँ पे पहाड़िया जनजाति के लोग रहते हैं, जहाँ पे राजमहल का पहाड़ी है, वो झारखंड का जो आपका पूर्वी और उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे ये विद्रोह देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या था? तो देखिए अलग अलग समय में विद्रोह का कारण अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण था यहाँ समय समय पे अकाल आते रहते थे। और इस तरह से 1770 का जो दशक था इसमें भीषण अकाल आया था। और अकाल आया था तो सामान्यतः पहाड़ी लोग जो है वो कृषि नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे। और खेती नहीं करते थे तो जंगलों में जब अकाल आ जाएगा, पानी नहीं आएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो जंगलों में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा। और खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा तो ये लोग जो है मैदानी इलाके को आएंगे, और मैदान में आके जो भी यहाँ पे खाद्यान्न उपजाया जाएगा या व्यापारी लोग जो व्यापार करेंगे उसको ये लोग लूट लेते थे। और आपको पता है साहेबगंज से ही उत्तर में अगर आप देखिएगा तो गंगा नदी यहाँ पे गुजरती है। गंगा नदी गुजरती है तो यहाँ पे नाव के द्वारा यहाँ व्यापार होता था, और व्यापारी जो है वो कलकत्ता की ओर आगे जाते थे। तो यहाँ पे नावों को भी लूट लिया जाता था इन पहाड़ियों के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बस इतना लॉजिकली याद रखना है कि अकाल आया था, खाने का कमी हो गया था, खाद्यान्न का कमी हो गया था, और उसको ये पूरा करने के लिए लूट मार कर रहे थे मैदानी इलाका में। और इसी मैदानी इलाका में लूट मार करते हुए अंग्रेज के जो नाव थे उसको भी ये लोग लूटते थे, यानी सीधे सीधे अंग्रेज पे हमला करने लग गए ये पहाड़िया जनजाति के लोग। और इस तरह से ये विद्रोह जो है
देखिए शोषण तो हो ही रहा था, शोषण हो ही रहा था और इसके खिलाफ भी ये लोग लड़ रहे थे, लेकिन अपना खाद्यान्न जो कमी हो रहा था उसके खिलाफ भी ये लोग ना अपना खाद्यान्न की पूर्ति के लिए ये लोग किसी के ऊपर भी हमला कर दे रहे थे, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे कोई दूसरे भी हो। तो इस तरह से यहाँ पे इनका जो विरोध है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा था। और जब लगातार विद्रोह बढ़ते गया तो यहाँ पे एक व्यक्ति को यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाता है जिसका नाम है कैप्टन ब्रुक या कप्तान ब्रुक। ये कब आते हैं? 1771 में आते हैं। और जो भी पहाड़िया विद्रोह में यहाँ पे एक तरह से कहिए विद्रोही बन चुके थे, चाहे जमींदार भी लोग कुछ जमींदार थे वो भी विद्रोही बन गए थे, आते हैं और 2 वर्षों तक लगातार इस विद्रोह को यहाँ पे ये दमन करने का प्रयास करते हैं। और जब ये दमन करने का प्रयास करते हैं तो धीरे 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 जो भी विद्रोही जमींदार थे या पहाड़िया थे उसको दमन भी कर देते हैं, यानी उनको दबा देते हैं। और दबा देते हैं तो लगातार ये जो है विद्रोह ना हो, यानी आगे चल के भी विद्रोह ना हो, इसके लिए ये लोग उपाय करते हैं कि इन लोगों को जो कृषि कार्य में संलग्न नहीं है उसको किसी भी तरह से कृषि कार्य में संलग्न करवाया जाए। यानी खेती करने में बिजी हो जाएंगे तो खेती करेंगे तो टैक्स देंगे, अस्थायी रूप से बसेंगे। और आपको पता है इलाहाबाद का संधि जो हुआ था उसमें आपको 26 लाख रुपया शाह आलम को देना भी था, तो ये टैक्स का रुपया कहाँ से आएगा जब तक ये लोग टैक्स नहीं देगा। तो इसीलिए ये लोग चाह रहे थे अंग्रेज कि पहाड़िया जनजाति जो कि खेती नहीं करते थे अगर वो खेती करने लग जाएंगे तो हमको टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम अरेंज कर सकते हैं, और 26 लाख रुपया देने के बाद भी हम लोगों के पास बहुत सारा पैसा जो है वो बच जाएगा। और इसीलिए ये जो है पहाड़िया जनजाति को कृषि कार्य में लगाने का प्रयास करते हैं। और इस तरह से यहाँ पे कहा गया है या डाटा दिया गया है 74 आते आते, देखिए 71 में ये आता है, लगभग 2-3 साल ये लगातार दमन करेगा और साथ ही साथ लोगों को कृषि कार्य में संलग्न करने का भी काम करेगा। और बताया गया है 74 आते आते ये जो है उधवा और बरकोप के बीच में, यानी संथाल परगना का ही कुछ इलाका होगा, उसके बीच में लगभग 283 गांव बस गए। तो देखिए पहाड़िया जनजाति के लोग क्या होते थे कि आज यहाँ पे अगर कुछ खाद्यान्न मिला तो यहाँ पे है, कल दूसरा जगह कहीं मिला तो दूसरा जगह चले गए। तो ये लोग अस्थायी नहीं रहते थे। तो अब यहाँ पे गांव बस गया तो गांव अस्थायी होता था, और अस्थायी होता था कोई भी वहां पे जाके टैक्स मांग सकता था। और इस तरह से वो लोग जब टैक्स देंगे तो अंग्रेजों का जो इनकम होगा वो लगातार बढ़ते जाएगा। और यही तो वो चाह रहे थे कि सरकारी राजस्व में वृद्धि हो, जो कि यहाँ पे हो भी रहा था। तो इस तरह से पहाड़िया विद्रोह का ये प्रथम चरण हम लोग देखिए कि कैसे यहाँ पे लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया, बाद में उसका दमन करके उसको कृषि कार्य में संलग्न करवाया गया और उसको अस्थायी रूप से बसाने का प्रयास किया ताकि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों को टैक्स मिले। अब आगे यहाँ पे देखते हैं ये जो दमन हो रहा था, कैप्टन ब्रुक यहाँ पे जब आए थे तो इसके दमन के प्रक्रिया में देखिए घटनाक्रम तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां पे इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वही बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो कैसे यहाँ पे 1772 में जो शहीद हुए उनके नाम के बारे में दिया गया है, तो सूर्य शंगरू सांवरिया, पाचके डोंबा और करिया पुलर। तो आपको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जब पहाड़िया विद्रोह हो रहा था तो कौन कौन इस पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो 2-3 नाम आपको पुस्तक में देखने को मिलता है, जिसमें एक नाम है सूर्य शंगरू सांवरिया, पाचके डोंबा और करिया पुलर। तो ये सब नाम जो है आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन भी अगर आप देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा के तो इसी तरह से पूछता है कि पहाड़िया विद्रोह का जो नेतृत्व है कौन कर रहा था, कब हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उनका दमन किसके द्वारा किया गया ये भी आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के द्वारा हम लोग देखिए कि कैप्टन ब्रुक यहाँ पे आते हैं, खेती करने के लिए लोगों को यहाँ पे बसाते हैं, और इस तरह से एक तरह से उन लोगों को अस्थायी बसाया जाता है। इनको फिर बाद में यहाँ से भेज दिया जाता है, और बाद में एक यहाँ पे व्यक्ति आएंगे या एक अंग्रेज आदमी आएगा जिसका नाम है जेम्स ब्राउन करके एक व्यक्ति होंगे, वो उनको भेजा जाएगा। लेकिन ये ज्यादा दिन तक रखते नहीं है। बाद में क्लीवलैंड जो है उनको 78 में भेजा जाता है, और क्लीवलैंड जो है यहाँ पे फिर अपना नीति चलाएंगे, और अपने नीति के तहत ये लोग जो है संथाल और पहाड़ी के बीच जो है वो मतभेद पैदा करने का प्रयास करते हैं, या पहाड़िया जनजाति के बीच भी आपस में भेदभाव या मतभेद पैदा करने का ये काम करेगा क्लीवलैंड। नाम ही है, अंग्रेज है, तो अंग्रेज तो है कि आपस में ये लोग फूट डलवाएगा, और फूट डालो और शासन करो का इनका नीति ये था। तो पहाड़िया के बीच ये लोग है ना फूट डलवाएगा। फिर पहाड़िया का संथाल के साथ संथाल विद्रोह जब हम लोग देखेंगे या तिलका मांझी का विद्रोह देखेंगे तो उस समय भी देखेंगे कि पहाड़ियों के साथ और संथाल के साथ इन लोगों के बीच मतभेद पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो क्लीवलैंड का ही था। तो इस तरह से ये करते क्या है जिससे मतभेद हो जाता है, तो बोलता है 47 जो सरदार थे उसको कंपनी के अधीनता को ये स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जो पहाड़िया जनजाति के सरदार थे उनको कंपनी अपने में मिला लेती है और बोलती है कि आप जो आपके अधीन जो भी प्रजा है उसको भी आप कहिए कि हम लोगों के अनुसार वो लोग काम करे और खेती करे, अस्थायी रूप से बसे। तो कहने का मतलब है अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार करने के लिए ये जो है अंग्रेज जो है क्लीवलैंड चाल चलता है, उनके जो सरदार थे उसी को अपने में मिला लेता है, और इस तरह से अंग्रेजों के साथ ये लोग मिल जाते हैं। तो कुछ लोग जो है इनका समर्थन करेंगे, कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, और इस तरह से
आपस में ही पहाड़िया जनजाति के लोग एक तरह से कहिए है ना, कुछ लोगों के बीच मतभेद हो जाएगा। और भी कुछ क्या करता है यहाँ पे क्लीवलैंड जो है वो 1300 लोगों को धनुर्धर के रूप में सरकारी सेवा देता है, मतलब एक तरह से कहिए सरकारी नौकरी दे देता है। ड्रेस के साथ इनको हथियार वगैरह सब सब दिया जाता है। और इस तरह से आप समझिए कोई यहाँ पे नौकरी करने जा रहा है अंग्रेज का, अब अंग्रेज का नौकरी करने जा रहा है तो 1300 आदमी तो इसके समर्थक हो गए, लेकिन जो नहीं जा रहा है वो इसके विरोध में रहेंगे। और इस तरह से यहाँ पे दो गुट आपको देखने को मिलेगा, जो एक अंग्रेज के समर्थक होंगे और एक अंग्रेज के विरोधी होंगे। और इस तरह से जो पहाड़िया जनजाति के लोग अकेले लड़ रहे थे वो अब यहाँ पे मतभेद कर दिया जाएगा और इसको दो ग्रुप में बांट दिया जाएगा। और इस तरह से इनका जो विरोध करने वाले थे यानी 47 सरदार का या है ना 1300 जो धनुर्धर यहाँ पे सरकारी नौकरी में चल गए थे, एक जौरा नाम का व्यक्ति भी था जिसको क्लीवलैंड जो है अपने में मिला लेता है और इसको लोगों को पकड़ने या यहाँ के लोगों को दमन करने के लिए इन सब का प्रयोग किया जा रहा था। तो इनके खिलाफ जो है ना, एक व्यक्ति जो होते हैं वे विद्रोह करते हैं जिनका नाम है जगन्नाथ देव, है ना। ये इनका कहना था कि ये जो है अंग्रेजों का साजिश है, ये नौकरी देके यहाँ पे लोगों को एक तरह से कहिए उनको कोई जीविका का साधन नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये जो है पहाड़िया जनजाति या संथाल जनजाति के बीच जो है ये लोग मतभेद पैदा कर रहे हैं ताकि आपस में ही पहाड़िया जनजाति के लोग में मतभेद हो जाए, तो ये जो है ब्रिटिश के खिलाफ कभी संघर्ष में एक साथ लड़ाई नहीं लड़ सके। तो ये जो है ये साजिश समझते हैं और साजिश बता के ही यहाँ पे जगन्नाथ देव जो है वो यहाँ पे विद्रोह कर देंगे। तो आपको बस नाम याद रखना है कि हाँ जगन्नाथ देव करके एक नाम था जो पहाड़िया विद्रोह के दौरान यहाँ पे 78 के समय ये क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो देखिए ये 71-72 के समय सूर्य चंद्र सामरिया, पाचगे डोबा और करिया पुलर है और 10 वर्षों का ये अथी है, एक तरह से का ये विद्रोह का यहाँ पे टाइमलाइन है। तो 72 के आसपास जो विद्रोह हुआ फिर ये धीरे धीरे चलता ही रहा। 78 में एक और नाम आपको देखने को मिल रहा है जगन्नाथ देव। तो ये सब 2-3 नाम जो आपको देखने को मिल रहा है उन सभी नाम को याद रखने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपको दिया गया है। इसी क्रम में यहाँ के पहाड़िया जनजाति का जो सहयोग है, यहाँ की एक रानी थी महेशपुर की जो कि पाकुड़ में आपका पड़ेगा, उसकी रानी है सर्वेश्वरी। ये कभी कभी पूछता है रानी सर्वेश्वरी जो है वो किस जनजातीय विद्रोह से जुड़ी हुई थी, तो पहाड़िया जनजाति की ये थी और पहाड़िया जनजाति के लोगों का ये समर्थन कर रही थी। और अंग्रेजों के द्वारा अंत में इसको पहाड़िया जनजाति के समर्थन करने के नाम पे इसको जेल में डाल दिया जाता है और लास्ट में इनका जेल में ही देहांत हो जाता है। यहाँ पे अगर इसके बारे में डिटेल कभी कोई किताब में आपको मिलेगा तो आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे अंतिम में भागलपुर जेल में इनको डाल दिया जाता है और अंत में 1807 में 6 मई 1807 में वहीं पे बूढ़ी रानी का अपना अंतिम सांस लेती है, यानी कि उनका देहांत हो जाता है। तो इस तरह से जो रानी थी यहाँ पे उसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी रानी थी जो कि पहाड़िया विद्रोह में बढ़ चढ़ के है ना लोगों भाग भी ली और लोगों का जो विद्रोह हो रहा था उसका समर्थन भी कर रही थी। तो इस तरह से रानी सर्वेश्वरी का नाम आपको याद रखना है। तो हम लोगों ने देखा पहाड़िया विद्रोह। अब हम लोग अगला विद्रोह देखते हैं तमाड़ विद्रोह। तो देखिए तमाड़ विद्रोह के बारे में एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था, झारखंड के इतिहास में सबसे लंबा विद्रोह अगर कहा जाए और खूनी और वृहदतम, यही वर्ड यूज किया गया था, लंबा, वृहदतम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह, तो उसका आंसर जो आपका दिया गया था तमाड़ विद्रोह। क्योंकि अगर इसका डेट देखिएगा तो 82 से 21 है, यानी 82 से 21 है, मतलब 18 साल और 21 साल, तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे 39-40 साल का ये विद्रोह चला था। तो एक काफी लंबा विद्रोह था और इसीलिए आपको यहाँ पे देखिएगा कि अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया जाएगा। तो उन सभी में से जो भी महत्वपूर्ण नाम है उसको हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति इस तमाड़ विद्रोह में आपको देखने को मिलेंगे। तो खूंटी तमाड़ आपको थोड़ा सा आपको अगर मैप में याद हो रहा होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि रांची का थोड़ा बहुत दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो तमाड़ विद्रोह हुआ वह कब हुआ और यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है तमाड़ में, ऐसे भी खूंटी तमाड़ जाइएगा तो वहां पे बिरसा मुंडा का नाम आप लोग सुने होंगे, उलीहातू गांव वो खूंटी में ही है। तो वहां पे मुंडा लोगों का बसावट ज्यादा है और मुंडा लोगों का बसावट ज्यादा है तो वहां पे जो विद्रोह होगा सबसे ज्यादा जो भागीदारी होगा वो मुंडाओं का ही होगा। और इसीलिए कहा जाता है तमाड़ विद्रोह में सबसे बढ़ चढ़ के जो भाग लेने वाले आदिवासी थे वो कौन आदिवासी थे, तो मुंडा आदिवासी थे। इन लोगों का विद्रोह का कारण क्या था, तो जो नागवंशी राजा थे उनका जो शोषण था इनके संदर्भ में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और ये लोग जो है लगातार जो है व्यापारी को लूटना भी शुरू कर रहे थे। तो देखिए शोषण किया जाएगा। अब ये नागवंशी राजा यहाँ पे शोषण क्यों करेंगे, क्योंकि आप याद कीजिए कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था दर्पनाथ शाह जो है वो टैक्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं 12,000। अब जो दर्पनाथ शाह या बाद में इसके बाद जो भी राजा आएंगे उनको ये पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना है, तो कहाँ से लाएंगे, इन्हीं लोगों के द्वारा वसूला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूला जाएगा।
तो लोग जो है इसका विरोध करेंगे और इसी विरोध के खिलाफ आपको कुछ कुछ घटना देखने को मिलता है। विरोध के संदर्भ में आपको घटना देखने को मिलता है, जिसमें एक आपको देखने को मिलता है तमाड़ विद्रोह। तो इस तरह से नागवंशी शासक का शोषण यहाँ पे बढ़ गया था और राजाओं का शोषण बढ़ गया था और साथ ही साथ अंग्रेजों का शोषण बढ़ गया था। इसीलिए ये लोग विद्रोह कर देते हैं, व्यापारी लोगों को लूटने लग जाते हैं, जमा होते हैं आपस में और आपस में जमा होकर ये अपना विद्रोह जो है या है ना आपको जारी रखते हैं। अब विद्रोह होगा तो किसी ना किसी को दमन करने के लिए भेजा जाएगा। दमन करने के लिए किसे भेजा जाता है? तो मेजर क्राफ्ट के द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है। और इस तरह से यहाँ पे तमाड़ का इलाका जो है उसमें दिया गया है 1789 में दो व्यक्ति जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पे बढ़ चढ़ के यहाँ पे नेतृत्व करते हैं इस विद्रोह का, जिनका नाम है विष्णु मानकी और मौजी मानकी। ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि विष्णु मानकी और मौजी मानकी जो है वो किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है तमाड़ विद्रोह से जुड़े हुए थे, तमाड़ क्षेत्र में ही ये विद्रोह हुए थे। और देखिए इनके नेतृत्व में कहा जाता है 3000 मुंडाओं ने कर देने से मना कर दिया। अब समझिए कि अंग्रेज को टैक्स से ही इनकम हो रहा है और यही टैक्स आप देने से मना कर दे रहे हैं, तो अंग्रेज तो है इसका दमन तो करेगा ही करेगा। और इस तरह से इसका भी दमन कर दिया जाता है। और आगे आप देखते हैं जब समय बीतता है, देखिए 1789 है, फिर आगे समय अगर हम जाके देखें तो 1796 के दौरान एक राजा रहते हैं, राजा नरेंद्र शाही। और ये नरेंद्र शाही क्या करेंगे? अंग्रेजों का साथ देंगे, मतलब अंग्रेज के साथ मिलकर यहाँ के लोगों के ऊपर शोषण करेंगे। और इसी के खिलाफ यहाँ पे आदिवासी के द्वारा फिर से विद्रोह कर दिया जाएगा। और उन आदिवासियों में महत्वपूर्ण जो नाम था, आदिवासी और गैर आदिवासी भी कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम अगर हम देखें तो भोलानाथ सिंह है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह है, ठाकुर हरिनाथ सिंह है, ठाकुर शिवनाथ सिंह है, रामसाई मुंडा है, ठाकुर है ना दास मुंडा है। तो ये सब जो है मिलके यहाँ पे राजा नरेंद्र शाही और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। और जब विद्रोह कर देंगे तो फिर इनके दमन के लिए अंग्रेज अधिकारी को भेजा जाएगा, जिसमें जो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों का वो थे कैप्टन लीमेंट। और कैप्टन लीमेंट के द्वारा 1798 में यानी कि लगभग 1 से 2 साल में इन सभी का दमन कर दिया जाता है। किसी को फांसी दे दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते 98 आते आते इनका पूरी तरह से दमन कर दिया जाता है। दमन कर दिया जाता है तो ये जो आंदोलन है फिर से यहाँ पे थोड़ा कमजोर हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि 1807 का जब समय आएगा तो फिर से ये जो आंदोलन है फिर से उग्र रूप लेगा अपना। और दुखन शाही के नेतृत्व में यहाँ पे फिर से यहाँ पे विद्रोह होगा और दुखन शाही को फिर से यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा मेजर रफशीज के द्वारा। और रफशीज के द्वारा जब ये गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर से ये विद्रोह शांत हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं ना कि विद्रोह आपका बढ़ रहा है, उग्र हो रहा है, फिर उसको गिरफ्तार या फांसी दे दिया जाता है, या वो है ना कहीं इधर उधर चले जाते हैं, नेता भाग के कहीं पे चल जाते हैं। विद्रोह जो होता है थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, फिर से कोई नया नेतृत्व आएगा और वो विद्रोह फिर से उग्र हो जाता है। तो यही था तमाड़ विद्रोह और इसीलिए ये 40 वर्षों तक यहाँ पे चलते रहता है और इसीलिए कहा गया था ये सबसे लंबा खूनी संघर्ष वाला विद्रोह रहा था। अब हम लोग देखते हैं 1810 में कहाँ के लोग जो है विद्रोह करते हैं। तो नवागढ़ में एक विद्रोह होता है और उसका नेतृत्व करते हैं बख्तर शाह। और इस तरह से फिर से इसका दमन कर दिया जाता है लगभग 2 साल के बाद ओडोनल के द्वारा। यहाँ पे एच ओडोनल करके आपको देखने को मिलेगा। 1812 में इनका विद्रोह कर दिया जाता है। फिर 1819 में दौलत राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, गाजी मुंडा, मुची राय मुंडा, भद्रा मुंडा, चंदन सिंह सरदार, है ना, ये लोग जो है वो फिर से विद्रोह करेंगे और इसका भी दमन कर दिया जाएगा। लास्ट में यहाँ पे देता है तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में जुलाई 1820 में रुदन मुंडा को तथा मार्च 1821 में कुंता मुंडा को गिरफ्तार किया जाता है। और इस तरह से ये विद्रोह जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यानी इसके बाद अब आपको तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में कोई भी ऐसा नेतृत्व उभर के आता हुआ नहीं दिखाएगा जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अंग्रेजों का विद्रोह कर पाएगा। तो इस तरह से ये जो 40 वर्षों का संघर्ष था उसमें अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पे संघर्ष किया गया या विद्रोह किया गया। उनमें से आपका सबसे महत्वपूर्ण नाम है विष्णु मानकी, मौजी मानकी। इसका तो नाम आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। बाकी नाम को भी थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। भोलानाथ सिंह, ठाकुर विश्वनाथ, ठाकुर हरिनाथ। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो सब में भगवान का नाम है। भोलानाथ है, विश्वनाथ है, हरिनाथ है, शिवनाथ है, रामनाथ है ना, राम साई मुंडा है, ठाकुर दास मुंडा है। तो भगवान का नाम से याद रखिएगा कि तमाड़ में जो विद्रोह हुआ था भगवान वाले नाम के लोगों के द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया गया था। तो इस तरह से हम लोग तमाड़ विद्रोह के बारे में देखें। अब हम लोग देखते हैं तिलका आंदोलन। तो तिलका मांझी का आंदोलन जो है आप लोग पढ़े भी होंगे। तो सबसे पहले तिलका मांझी के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इनका जन्म दिया जाता है 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर में यहाँ पे होता है। और इसे और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जबरा पहाड़िया जाना जाता है, रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। रॉबिन हुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमीरों से धन लूट के ये गरीबों में बांट देते थे। जबरा पहाड़िया इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये गुरिल्ला
युद्ध करते थे, यानी पहाड़ियों में छुप छुप के ये युद्ध करते थे, जैसे मराठा युद्ध करते थे। तो उस तरह से जबरा पहाड़िया के नाम से भी इसको जाना जाता था। इनका पिता का नाम सुंदरा मुर्मू करके यहाँ पे मिलता था, और ये पहला जनजातीय नेता या संथाल थे जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, आंदोलन तो और भी हम लोग पहले देखे, लेकिन इसी को देता है। जो भी है, आपको इस तरह से इसको याद रखना है कि पहला जो जनजातीय नेता के द्वारा हथियार उठाया गया अंग्रेजों के खिलाफ, वो कौन थे? तो तिलका मांझी थे। और इस तरह से 13 जनवरी जो है 1784 को क्लीवलैंड के द्वारा इनके द्वारा हत्या कर दिया जाएगा बरगद के पेड़ में चढ़ के। एक्चुअली देखिए, अभी आपको बताया गया था पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह के संदर्भ में आपको बताया गया था कि पहाड़िया विद्रोह में क्लीवलैंड आते हैं और क्या करते हैं, 47 सरदार या 1300 पहाड़िया को वो क्या करते हैं, धनुर्धर के रूप में नौकरी दे देते हैं, और पहाड़िया जनजाति के बीच भी मतभेद पैदा कर देंगे, और साथ ही साथ संथाल के बीच भी यहाँ पे इनका मतभेद हो जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे क्लीवलैंड का ये जो नीति था, उसको ये विरोध कर रहे थे। तिलका मांझी बोल रहे थे कि आप पहाड़िया जनजाति के लोगों को तो क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारा टैक्स में माफी दे रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी दे रहे हैं, और भी बहुत सारा छूट दे रहे हैं, लेकिन संथालों को इस तरह का कोई छूट नहीं मिल रहा है, बल्कि और भी उनके खिलाफ शोषण बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे भेदभाव का नीति का आरोप लगाते हैं, और उसी भेदभाव के नीति के आरोप के संदर्भ में और भी बहुत सारा घटनाक्रम वैसे तो होता है, लेकिन इसी सब के होते होते लास्ट में इनका विरोध इतना बढ़ जाता है कि लास्ट में इनका हत्या करना पड़ता है, और 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड का हत्या कर दिया जाता है यहाँ पे तिलका मांझी के द्वारा। और इसीलिए समझिए कि क्लीवलैंड उस समय के एसपी थे, यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनका हत्या कर दिया गया। और उनका जब हत्या कर दिया जाएगा तो लास्ट में इनको अब किसी भी तरह से यहाँ पे पकड़ा जाएगा, और पकड़ के फिर इनको फांसी दे दिया जाता है। तो यहाँ पे सर आयरकूट को यहाँ पे भेजा जाता है दमन करने के लिए, और इनको जो है बोला जाता है घोड़ा में बांध के इसको ले गया था भागलपुर घसीटते हुए, और उसके बाद बरगद के पेड़ में ही इनको फांसी दिया जाता है 1785 में। ये डेट पूछा गया है कब यहाँ पे फांसी दिया गया था और कहाँ दिया गया था। तो इस तरह से ये है ना फांसी दिया गया, और इस तरह से यहाँ पे वो अपना नारा दिए थे, हाँसी हाँसी चढ़बो फांसी। मतलब ये जो फांसी दिया गया, उनको कोई भी दुख नहीं था कि हम जो है हंसते हंसते फांसी चढ़ जाएंगे। वो जो चाह रहे थे क्लीवलैंड का हत्या करना, वो उनका पूरा हो चुका था, यानी अपना विरोध जो है वो दर्ज कर चुके थे। और इस तरह से आज जो है उसी चौक को यहाँ पे बाबा तिलका मांझी के चौक के नाम से हम लोग जानते हैं। किताब में एक और प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, प्रथम शहीद होने का जो गौरव है वो इन्हीं को दिया जाता है, तिलका मांझी को। देखिए, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारा देखे जिसमें लोगों के द्वारा विरोध किया गया अंग्रेजों का, और वो जो है किसी न किसी रूप से वो मारे भी गए, लेकिन जो प्रथम शहीद का गौरव जो है ना दिया जाता है या सवाल में मानता है, उसका आंसर जो है वो तिलका मांझी ही देता है। तो आपको याद रखना है, प्रथम शहीद होने का गौरव जो है वो तिलका मांझी को दिया जाता है। और इन्हीं के एक तरह से संदर्भ में 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय था, उनका नाम बदल के कर दिया गया तिलका मांझी विश्वविद्यालय, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो इस तरह से ये जो है आपका तिलका मांझी आंदोलन से संबंधित ये आंदोलन था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये जो आपका वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियो बना के फिर अगर बनाते रहें तो टॉपिक जो है वो बहुत कम क्लियर होगा, और आपको पूरा टॉपिक को क्लियर करवाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो कभी कभी लंबा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए, और जो भी इससे संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हो विद्रोह। तो हो जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो है झारखंड के दक्षिण में कोल्हान जो प्रदेश है, जो कि अभी हम लोग जानते हैं कोल्हान प्रमंडल, जिसमें सरायकेला खरसावां का क्षेत्र आता है, पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र आता है, तो उनमें हो लोगों का बसावट सबसे ज्यादा था, और यहीं पे ये विद्रोह भी आपको देखने को मिलेगा। तो पिछले वीडियो में बताया गया था कि हो लोग से कौन सबसे ज्यादा परेशान थे, तो नागवंशी राजा भी परेशान थे, और साथ ही साथ सी वंश के या पोराहाट के सी वंश के राजा लोग भी परेशान थे। और इसीलिए यहाँ पे दिया गया है सिंहभूम के जो 52वें राजा थे जगन्नाथ सिंह, वो अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करते हैं। याद कीजिए कि कैसे यहाँ ढालभूम का राजा जो जगन्नाथ ढाल बनाया गया, और जब जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया जाता है तो जो 52वें राजा जगन्नाथ सिंह है, अपना एक जो दूत है वो जगन्नाथ ढाल के पास भेजते हैं और बोलते हैं कि आप जो है ऐसा अंग्रेजों से बात कीजिए कि हम भी अंग्रेजों के अधीनता को स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है वो हो जनजाति से बहुत ज्यादा परेशान हैं, और भी उनका आपसी जो संघर्ष था वो तो था ही था। तो इस तरह से शुरुआत में ये तो नहीं होगा, 1820 में घनश्याम सिंह के जो समय रहेगा उसमें ये संधि होता है 101 रुपया, ये चीज आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो चलिए हो विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो हो जो है अंग्रेजों के खिलाफ और यहाँ के राजा के खिलाफ, यानी कि छोटा नागपुर के राजा हो या है ना सिंहभूम का जो राजा है उसके खिलाफ ये लोग संघर्ष कर रहे थे, और इसी खिलाफ में जब संघर्ष बढ़ता जाएगा, अंग्रेजों
के खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे तो दमन के लिए भेजा जाएगा मेजर रफसेज को। और मेजर रफसेज जो है चाईबासा में ही एक नदी है, रोरो नदी, और इस रोरो नदी के तट पर लोगों का यहाँ पे सामना होता है। अगर देखिएगा ये जो है स्वर्णरेखा नदी का आपका ये सहायक नदी है। तो इसी रोरो नदी के तट पे यहाँ पे मेजर रफसेज और हो लोगों के बीच यहाँ पे लड़ाई होता है। और हो लोगों के बीच जब लड़ाई होगा तो जो हो जनजाति का जो उत्तरी भाग या जो हो लोग जहाँ पे रहते थे उसका जो उत्तरी भाग था वो लोग टैक्स देने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन अभी भी दक्षिणी हिस्सा जो था वो वहाँ के जो हो जनजाति के लोग थे अभी भी विद्रोह जारी कर रहे थे या विरोध जारी रखा था उन्होंने, मतलब हार स्वीकार या आत्मसमर्पण नहीं किए थे। फिर इसीलिए और बाद में 1821 में कर्नल रिचर्ड को पुनः भेजा जाएगा और बोला जाएगा जैसे उत्तर के लोग यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिए हैं या अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार कर लिए हैं, उसी तरह से आप जाइए और दक्षिण के जो हो के जनजाति के लोग हैं जो कि अभी तक अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार नहीं किए हैं वो है ना, उनका भी दमन कीजिए और उनको भी अंग्रेजों के अधीन लाइए। और इसलिए कर्नल रिचर्ड को भेजा जाता है और अंततः कर्नल रिचर्ड के अधीन ये लोग जो हैं आ जाते हैं और कंपनी का अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह से टैक्स के रूप में 8 आना यानी 50 पैसा और 1 आना प्रति हल, मतलब जितना हल है उसमें 8 आना या 50 पैसा देना है और 1 रुपया सालाना हिसाब के रूप से आपको टैक्स देना है प्रत्येक व्यक्ति को। तो इस तरह से कर्नल रिचर्ड जो है यहाँ पे आएंगे, दमन करेंगे और लोगों से टैक्स वसूलने में ये जो है सफल हो जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इनके ऊपर बहुत सारा थोपा जाता है, अंग्रेजों का जो नीति है उसको थोपा जाता है। इनका जो भाषा था वो हिंदी नहीं था, लेकिन फिर भी हिंदी और उड़िया भाषा इनको पढ़ाया जाता है या है ना, इनको थोपा जाता है इनके ऊपर। बाद में जब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कोल विद्रोह होता है तो इसी जो यहाँ पे ये जो अंग्रेजों का नीति थोपा गया था उसी नीति के खिलाफ फिर से ये लोग संघर्ष करेंगे आगे कोल विद्रोह में। तो जब कोल विद्रोह हम देखते हैं तो देखते हैं इस विद्रोह में बहुत सारे जनजाति, अभी हम लोग सामान्यतः देखे तमाड़ में मुंडा लोग कर रहे थे, अभी हम लोग देखे कोल्हान जो क्षेत्र था वहां पे हो लोगों ने विद्रोह किया था, फिर तिलका मांझी में जो संथाल थे वो विद्रोह किए थे। तो एक एक जनजाति के बारे में पढ़े, लेकिन कोल विद्रोह जो 1831-32 का जो विद्रोह है उस विद्रोह को अगर आप देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा इसमें सभी जनजाति के लोग मिलकर यहाँ पे विद्रोह करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। हो विद्रोह में डेट आप देख लीजिएगा 1820 और 21 है, तो कभी पूछेगा तो ये डेट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से कोल विद्रोह जो है 31-32 लंबा समय नहीं चलता, लेकिन काफी खूनी संघर्ष कहा जाता है कोल विद्रोह हुआ था। और जितने अंग्रेज थे या गैर आदिवासी थे उन सभी के है ना, उन सभी का वे लोग विद्रोह किए। और इस विद्रोह में जो शामिल थे वो मुंडा, उरांव, हो, चेरो और खरवार सभी जनजाति के लोग थे। इन्होंने अपना जो प्रतीक चिन्ह रखा वो तीर रखा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तीर को भेजते थे और अपना जो भी विद्रोह है उसको कैसे आगे बढ़ाना है उसका संदेश एक जगह से दूसरे जगह भेजते रहते थे। और इस तरह से एक यहाँ पे फैक्ट आपको देखने को मिलता है कि ये जो विद्रोह था छोटा नागपुर खास है, पलामू है, सिमू है, मानमू में, लगभग झारखंड के अधिकांश हिस्सों में देखने को मिलता है। लेकिन एक जो क्षेत्र है हजारीबाग वहां पे ये विद्रोह जो है वो देखने को नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पे कम या लगभग कहता है कि पूर्णतः ये अछूता रहा था, यहाँ पे कोल विद्रोह देखने को नहीं मिला था। अब यहाँ पे देखते हैं विद्रोही में सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन विद्रोही थे। अलग अलग क्षेत्र था, क्योंकि ये झारखंड के अधिकांश हिस्सों में ये विद्रोह होगा तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया जाएगा। तो छोटा नागपुर खास में अगर देखिएगा तो आपका सिंगराई मानकी और बुधु भगत जो कि सिलागाय के निवासी थे उनके द्वारा किया गया था और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। और इस तरह से पलामू में आप जाइएगा तो दुखन साई, हुक्म सिंह, चंवर सिंह और हरिल सिंह ये जो लोग थे वो लोग यहाँ पे विद्रोह करते हैं। सिमू में जाइएगा तो सुरगा मुंडा, बिंद्राई मानकी और शुया मुंडा इनके द्वारा विद्रोह किया गया। मानवू में अगर जाइएगा तो जो भूमिज थे या भूमि सरदार जो थे उनके द्वारा यह विद्रोह किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों के द्वारा विद्रोह किया। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बुधु भगत जो और सिंगराई मानकी और दुखन सिंह और सुरगा मुंडा भी है। तो बुधु भगत के बारे में तो सवाल आ चुका है, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में सुरगा मुंडा या बिंद्राई मानकी या सुया मुंडा इन सब के बारे में आपको भी सवाल देखने को मिल जाएगा। या टेस्ट सीरीज आप जब बनाइएगा तो हो सकता है इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे दिया है परिणाम में क्या होता है। तो बुधु भगत जो होते हैं जिनका जन्म 17 फरवरी 1792 को हुआ था और ये जो है चानो ब्लॉक में सिलागाई गांव में पड़ता है और इनका जो विद्रोह के दौरान ये शहीद हो गए थे 13 फरवरी 1832 में। तो देखिए इनका जन्म और जो शहीद दिवस है या पुण्यतिथि है दोनों फरवरी में ही, एक जो है 17 फरवरी को है जन्मदिन और पुण्यतिथि जो है वो 13 फरवरी को है। इस तरह से कुछ लोग जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं जैसे कि सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा जो कि 1832 में है। और इस तरह से ये जो आंदोलन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और जब यहाँ पे जब आंदोलन समाप्त हो जाता है तो इस तरह का आंदोलन पुनः ना हो इसीलिए यहाँ पे एक नॉन रेगुलेशन एरिया का गठन किया जाता है 15 जनवरी 1834 को, जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये जो एजेंसी है इसमें जो भी नियम कानून भारत के संदर्भ में अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता था
इस क्षेत्र में लागू नहीं होता था, इसीलिए इसको कहते थे नॉन रेगुलेशन एरिया, ताकि जनजातीय लोगों का जो शासन का तरीका था वो थोड़ा अलग था और इसीलिए यहाँ पे सीधे सीधे भारत का नियम यहाँ पे लागू नहीं होता था। यानी ब्रिटिश भारत के समय जो अंग्रेज अपना नियम बनाते थे यहाँ पे थोड़ा बदल बदल के यहाँ पे लागू किया जाता था, यानी कि ऐसा नियम देखा जाता था जो कि ये लोग विद्रोह ना करें उन्हीं नियमों को यहाँ पे लागू किया जाता था, बाकी को बदल के यहाँ लागू करते थे। तो इस तरह से यहाँ साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनेगा और उसका जो प्रथम एजेंट होंगे, इसके जो हेड होते थे उसको एजेंट नाम से जाना जाता था। जैसे अभी क्या होता है कि जो जिला के हेड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर। ये 1854 से ये वर्ड का प्रयोग किया गया। जो प्रमंडल का होता है उसको कमिश्नर बोलते हैं, लेकिन उससे पहले जो था वो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया, उसका जो हेड होता था वो एजेंट होते थे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और फिर अंतिम में गवर्नर के प्रति जवाबदेह होते थे, जो भी ये लोग अपने क्षेत्र में शासन करते थे उनके लिए। तो इस तरह से यहाँ पे आगे दिया गया है कि मुंडामान की शासन प्रणाली को वित्तीय और न्यायिक अधिकार भी दिए गए। कहने का मतलब इनका जो पारंपरिक शासन था उसको यहाँ पे, या न्याय व्यवस्था था, उसको मान्यता दिया गया और बोला गया कि आपका जो पारंपरिक न्यायिक अधिकार है वो हम आपको वापस देते हैं, लेकिन इस तरह का फिर से आप लोग विद्रोह मत कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कोल विद्रोह जो होता है समाप्त हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं शेरेंग एशिया घाटी का युद्ध, जो कि 1837 और 38 के नाम में हम लोग देखते हैं कि काल में हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो नायक पोटो हो, तो देखिए पूछा गया था जो पोटो थे वो किस जनजाति से संबंधित थे, तो नाम में ही है पोटो हो, तो ये हो जनजाति से संबंधित थे। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, ये ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था वेस्ट सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम में, राजभाषा एक जगह है वहां पे हुआ था। और ये जो है अपना विद्रोह जो करेंगे उसके लिए प्रत्येक चिन्ह फिर से यहाँ पे तीर चिन्ह इनका लिया जाएगा और इनका एक नारा था, साहब लोगों को खत्म करो। तो नायक पोटो हो थे, अब इनका दमन किया जाएगा। मुख्य रूप से जो दमन करता रहेंगे वो विल्किंसन ही रहेंगे और विल्किंसन के द्वारा यहाँ पे एक व्यक्ति को भेजा जाता है, अंग्रेज अधिकारी को, कैप्टन आर्मस्ट्रांग, और वो जो है सेरेंगेशिया, जो कि आपको वही सिंहभूम के एरिया में देखने को मिल जाएगा। जैसे घाटी होता है ना, तो पहाड़ी इलाका जो घाटी होता है उसी घाटी में ये युद्ध हुआ था 19 नवंबर 1837 को। और इसी युद्ध के बाद यहाँ पे पोटो हो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1 जनवरी 1838 को इनको फांसी दे दिया जाता है। तो 1 जनवरी को ही यहाँ पे आपका खरसावां गोलीकांड भी हुआ था और इसीलिए कहा जाता है, या आप अगर देखिएगा तो आपको सरायकेला खरसावां ये जो जगह है इसमें 1 जनवरी में 9 वर्ष जो है मनाता अभी भी नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी को देखिए पोटो हो को भी फांसी दिया गया। 1 जनवरी को सरायकेला खरसावां के बारे में अगर जानना चाहता है तो हम लोग कहीं वीडियो में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, झारखंड बनने की कहानी, वहां आप जाइए और देखिए आपको पूरा कैसे गोलीकांड हुआ था वो चीज आपको बताया गया है। तो इस तरह से इसीलिए ये लोग 1 जनवरी को कभी भी 9 वर्ष नहीं मनाता है और खुशियां भी नहीं मनाता है। तो इस तरह से विल्किंसन जो है इसको दबा देगा और लास्ट में 1837 में कोल्हान पर ब्रिटिश विजय यहाँ पे हो जाता है और इसका मुख्यालय जो है वो चाईबासा बनाता है। बाद में हम लोग देखते हैं ये जो सिंहभूम है वो 16 नवंबर नहीं है बल्कि 16 जनवरी है 1990 को। ये क्या होगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में बढ़ जाएगा और बाद में 2001 को सरायकेला और खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से अलग हो जाता है। और इस तरह से अभी जो वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला देखने को मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अब हम लोग देखते हैं और 2 ही है ना विद्रोह है, समाप्त कर देते हैं इसको। तो एक है भूमिज विद्रोह, नाम से ही पता चल रहा है भूमिजियों के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे मानभूम का क्षेत्र है जो कि धनबाद का इलाका है, और बड़ा भूम जो कि वीरभूम ये कुछ आपका बंगाल का इलाका चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि ये जो 1832-33 के आसपास भूमिज विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो गंगा नारायण के द्वारा किया जा रहा था और इसीलिए इसको गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या था कि ये जो गंगा नारायण थे वो जो है अपने पारिवारिक तो लड़ाई तो लड़ ही रहा था। कभी आपको समय मिले तो इसका पारिवारिक लड़ाई के बारे में भी आपको बताया जाएगा या किताब में आप पढ़ लीजिएगा कि इनके जो पिता थे वो बड़ी रानी के बेटा थे। बड़ी रानी के ये बेटे थे जिनका नाम था लक्ष्मण सिंह। तो ये बड़ी रानी के बेटे थे, तो इनको जो जनजातीय परंपरा होता है उसके अनुसार इनको राजा बनना था, लेकिन अंग्रेज जो है इसका समर्थन ना करके इनको जेल में डाल देते हैं और जेल में इनका मृत्यु हो जाता है। और इनके जो बड़े भाई रहते हैं रघुनाथ सिंह, उनको यहाँ पे राजा बनाया जाता है और इस तरह से गंगा नारायण का एक तरह से कहिए पिता को अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया गया था। इसीलिए ये अंग्रेज के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे और अपना जो पारिवारिक लड़ाई तो रहेगा वो तो चलेगा ही चलेगा। तो इस तरह से ये कंपनी का जो भी व्यापार उपार होता था या एक तरह से कहिए सेना के ऊपर ये हमला कर दे रहे थे, और सेना के ऊपर हमला कर रहे थे तो अंग्रेज तो इनका दमन करेंगे ही करेंगे। और इसीलिए जब इनका दमन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा अंग्रेजों के द्वारा, तब ये जो है अपना समर्थन को बढ़ाने के लिए हो जनजाति के संपर्क में आते हैं। हो जनजाति की ये बोलते हैं कि आपका समर्थन हमें चाहिए, क्योंकि हो लोग भी विद्रोह कर रहे थे, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो हो विद्रोह भी हो रहा था, तो हो लोगों का समर्थन यहाँ पे ये लोग चाह रहे थे। तो हो जो थे
वहां पे उनका एक कह सकते हैं बहुत ही प्रतिद्वंदी एक था खरसावां का ठाकुर चेतन सिंह। ऐसे भी हम लोग पहले ही देख चुके थे, पोराहाट का जो सिंह वंश है या उसी से बाद में एक सरायकेला खरसावां ये सब निकला। उनका लगातार जो है वो राजा हो जनजाति का इन सब राजाओं के साथ युद्ध होते रहा था। तो ये हो लोगों के द्वारा बोला गया कि हमारा एक प्रतिद्वंदी है या हमको जो शोषण करने वाले एक ठाकुर हैं जिसका नाम है ठाकुर चेतन सिंह, अगर आप उसको पराजित कर देते हैं, उसको मार देते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे, ऐसा गंगा नारायण को बोला गया। तो गंगा नारायण जो है वो खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन खुद वहां पे उनका ही देहांत हो जाता है, यानी ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा उसको मार दिया जाता है। और कहा जाता है उसका सिर काट के ठाकुर चेतन सिंह जो है वो विल्किंसन को लाके यहाँ पे दे देते हैं, और इस तरह से गंगा नारायण का जो हंगामा है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो गंगा नारायण का हंगामा जो है वो भूमिज विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, 1832-33 के आसपास हुआ था। एक यहाँ पे दिया है तेलंगा खड़िया के बारे में दिया है, 1850 से 1860 के बीच इनका विद्रोह चला था, या कि अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह किए थे, जिनका जन्म जो है 9 फरवरी 1806 को यहाँ पे सीसई गुमला में होता है। इनका मृत्यु 1880 में ही होता है ना। इनके जो पिता का नाम है थुया खड़िया करके है, माता का नाम जो है यहाँ पे पेटी खड़िया करके है, और रत्नी खड़िया इनकी पत्नी थी। आंदोलन में अगर आप देखिएगा तो कहा जाता है जब इनका मृत्यु हो जाता है यानी कि तेलंगा खड़िया का, तो आगे जो है रत्नी खड़िया जो है बढ़ चढ़ के यहाँ पे आंदोलन में भाग लेती है। ये जो है अखरा व्यवस्था को फिर से यहाँ पे उजागर करेंगे। अखरा में यहाँ पे ट्रेनिंग देते थे ये, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ना ये सब ट्रेनिंग देंगे और अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे लड़ेंगे, इसीलिए अंग्रेज जो है इसका दमन कर देते हैं। लास्ट में गोलीबारी में ये मारे जाते हैं और उसके बाद ये जो है इनका आंदोलन जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। रत्नी खड़िया थोड़ा बहुत आगे लेके चलती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन आपको देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक टॉपिक आज हम लोग समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे जो बचा हुआ विद्रोह है उसको हम लोग देख लेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है संथाल विद्रोह भी, है ना, बिरसा मुंडा का आंदोलन है, और छोटे छोटे और भी विद्रोह है, ताना भगत सब आंदोलन है। इन सभी विद्रोह को देख लेंगे और इस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष हम लोगों का जो टॉपिक था, ये काफी लंबा टॉपिक है और इससे सवाल भी काफी ज्यादा आए हैं, लगभग 86 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो इसीलिए इसको पूरे अच्छे से आपको पढ़ना है। वीडियो आप अगर अंत तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। व्यू ज्यादा से ज्यादा आएगा तो हम लोगों को भी लगेगा कि इससे आप लोगों को फायदा हो रहा है, और हम लोग लगातार और नया नया वीडियो डालने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।